हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टडी करने वाले बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक चैप्टर एवोल्यूशन का। इस टॉपिक में हम ये समझते हैं कि कैसे ओरिजिन हुआ स्पीशीज को और कैसे डिफरेंट साइंटिस्ट ने इस ओरिजिन ऑफ स्पीशीज को एक्सप्लेन किया। तो इस प्रोसेस में सबसे पहले साइंटिस्ट थे जीन बैप्टिस्ट डी लमार्क, एंड ये थे एक फ्रेंच नेचुरलिस्ट, एंड ही gave a theory to explain the origin of species, and his theory was called theory of inheritance of acquired characters या फिर use and disuse of organ theory। तो पहले नंबर तो यही क्वेश्चन हमारे नीट के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, दैट हु proposed the theory of inheritance of acquired characters या फिर हु proposed the use and disuse of organ theory। तो उसका हमारा आंसर हो जाता है जीन बैप्टिस्ट डी लमार्क या सिंपली लमार्क ऑप्शन में होता है। देन ये जो थ्योरी है ये फर्स्ट टाइम 1809 ईयर में पब्लिश हुई थी इन द बुक फिलोसफी जूलॉजी। अगेन दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर नीट क्वेश्चंस, दैट थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स वाज पब्लिश्ड इन द बुक। तो हमें आंसर करना होता है द बुक फिलोसफी जूलॉजी। फिर ये जो थ्योरी है ये हमें क्या एक्सप्लेन करती है, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज का मतलब है कि एवोल्यूशन में हम ये पढ़ते हैं कि कैसे हमारा अर्थ क्रिएट हुआ, फिर कैसे उसमें लाइफ ओरिजिनेट हुई, कैसे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स आए, कैसे वो धीरे धीरे मल्टी सेल्यूलर में कन्वर्ट हुए, क्या एनवायरनमेंट में चेंजेस आए, कैसे नए नए स्पीशीज बने। तो जो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज है वो यही एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे नए नए स्पीशीज बने। एंड दिस थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स या यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन थ्योरी भी इसी चीज को एक्सप्लेन करने में हमारी हेल्प करती है। अब इस थ्योरी के चार मेन पोस्टुलेट हैं या चार मेन बेस हैं जिसके ऊपर ये थ्योरी आधारित है। फर्स्ट पोस्टुलेट इज इंटरनल वाइटल फोर्स। अब देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इंटरनल वाइटल फोर्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है कि लमार्क जो साइंटिस्ट थे वो ये कहते हैं कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास जो ऑर्गन्स हैं या जो कंपोनेंट्स हैं वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहे हैं साइज। इस चीज को हम बोल रहे हैं दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट इज बीइंग एक्सप्लेन्ड बाय दिस पोस्टुलेट दैट इज इंटरनल वाइटल फोर्स। मतलब फिर से सुन लो, इंटरनल वाइटल फोर्स क्या कहता है कि हर एक ऑर्गन या हर एक कंपोनेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म का कंटिन्यूअसली साइज में इंक्रीज हो रहा है। दिस इज इंटरनल वाइटल फोर्स। अब आता है सेकेंड पोस्टुलेट। सेकेंड पोस्टुलेट क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ डिजायर्स या डॉक्ट्रिन ऑफ एपिटेंसी। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा पोस्टुलेट है। लमार्क जी ये कहते हैं कि जो भी एनवायरमेंट है ये एनवायरमेंट कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। ये तो हम भी देख रहे हैं कि जैसे हमारे एनवायरमेंट में पोल्यूशन बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, फ्लड्स आ रहे हैं, तो एनवायरमेंट कंटिन्यूअसली चेंज होता है विद टाइम। अब दूसरी चीज इन्होंने क्या बोला, क्योंकि एनवायरमेंट कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है विद टाइम, तो जो इस अर्थ पर ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी भी कंटिन्यूअसली नीड्स चेंज हो रही, और उन वो नीड्स को फुलफिल करने के लिए ये ऑर्गेनिजम्स नए स्ट्रक्चर्स या फिर जो पुराने स्ट्रक्चर्स हैं उनको वो ज्यादा यूज कर रहे हैं। तो इस चीज को हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ डिजायर्स या डॉक्ट्रिन ऑफ एपिटेंसी। मतलब सिंपल पॉइंट क्या है इसका कि एनवायरमेंट इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग, हेंस द नीड ऑफ द ऑर्गेनिजम्स इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग, हेंस द ऑर्गेनिजम्स आर डेवलपिंग न्यू स्ट्रक्चर्स टू फुलफिल दोज नीड्स। थर्ड पोस्टुलेट इनका है यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। अब जो भी नए ऑर्गन्स डेवलप हुए तो ऑर्गेनिज्म अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए अगर वो ऑर्गन्स को कंटिन्यूअसली यूज करता है तो वो ऑर्गन्स फर्दर डेवलप करेंगे साइज में। लेकिन अगर वो ऑर्गेनिज्म उस ऑर्गन को या उस पार्ट को यूज नहीं करता तो वो डिजेनरेट करे। दिस इज यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स थ्योरी कि if we are using a particular structure or organ then it will continuously increase or continuously develop, but if we don't use a particular organ or structure then it will deteriorate with time। और ये कहीं ना कहीं हम देखते भी हैं लाइफ में
जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वी टेक द विजडम टूथ हम यूज नहीं करते च्यूइंग में, तो इस वजह से अब हम उसको क्या कंसिडर करते हैं, वेस्टिजियल, नॉन फंक्शनल है, प्लस इट इज रिड्यूस। या हमारे पास टेल बोन होती है विच इज कॉल्ड कॉकिक्स, विच यू स्टडीड इन क्लास 11 चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट। कॉकिक्स हमारे केस में, ह्यूमंस के केस में, इट इज अ रिड्यूस्ड स्ट्रक्चर, उसको हम वेस्टिजियल स्ट्रक्चर मानते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास टेल नहीं है, तो टेल के मसल्स अटैच होते थे टेल बोन, लेकिन अब जब टेल मसल्स ही नहीं है तो फिर टेल बोन का सिग्निफिकेंस नहीं है। टेल बोन अब यूज नहीं हो रही है, यूज नहीं हो रही है तो वो धीरे धीरे क्या हो रही है, डिजेनरेट हो। तो ये हम देख रहे हैं, दिस इज यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स थ्योरी। फिर फोर्थ पोस्टुलेट है इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर। अब किसी ऑर्गेनिज्म ने अगर किसी स्ट्रक्चर को यूज किया तो वो यूज होने के कारण वो स्ट्रक्चर डेवलप हो गया, दैट वाज द थर्ड पोस्टुलेट। लेकिन उसकी लाइफ टाइम में उसने उस स्ट्रक्चर को डेवलप किया, सो दिस इज एन अक्वायर्ड कैरेक्टर। अक्वायर्ड का मतलब जो हमें बर्थ टाइम से नहीं मिली है चीज, जो हमने लाइफ टाइम में अक्वायर की है। तो इस केस में हमने जो ऑर्गन यूज किया कंप्लीटली, तो फिर वो धीरे धीरे डेवलप हुआ और उसको हमने अपनी लाइफ टाइम में अक्वायर किया। अब जब हम रिप्रोड्यूस करेंगे या जो भी ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोड्यूस करेगा, तो अकॉर्डिंग टू लेमार्क वो डेवलप्ड कैरेक्टर इट विल बी इनहेरिटेड टू द ऑफस्प्रिंग। और जैसे जैसे ये स्ट्रक्चर फर्दर इनहेरिट होता चला जाएगा, जब बहुत सारे जनरेशन्स के बाद ये नया स्ट्रक्चर एक कॉमन इनहेरिटेड चीज हो जाएगी, बाय बर्थ प्रेजेंट होगी एक ऑफस्प्रिंग, जिसकी वजह से हम कहेंगे एक नया ऑर्गेनिज्म आ गया, और इसी चीज को हम कह रहे हैं ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। तो इन शॉर्ट लमार्क की जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर्स, उसके चार पॉस्टुलेट्स हैं। वो क्या कह रहे हैं? फर्स्ट इज इंटरनल वाइटल फोर्स, जो कि ये कह रहा है कि एवरी ऑर्गेनिज्म have structures which are continuously increasing in size. Second is doctrine of desires या doctrine of appetency, जो कि ये कह रही है कि environment is continuously changing, so the needs of the organism is changing, and so the new structures are developing. Third is use and disuse of organs, that is अगर organism कोई structure को continuously use करता है then it will further develop, अगर वो organism structure को use नहीं करता then it will deteriorate. Fourth is inheritance of acquired characters. अगर कोई स्ट्रक्चर डेवलप हुआ ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल, तो वो इनहेरिट हो जाएगा टू द ऑफस्प्रिंग। और ये जो वेरिएशंस हैं, ये जैसे जैसे इनहेरिट होती जाएंगी, अक्यूमुलेट करेंगी, एंड इट विल गिव राइज टू न्यू स्पीशीज। अब कई सारे एविडेंसेस हैं जो इस लमार्क्स थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है एवोल्यूशन ऑफ जिराफ। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज है। आप क्या ये जानते हो कि जिराफ एक शॉर्ट हाइटेड एनिमल हुआ करता था, जस्ट लाइक द हॉर्स और डोंकीज वी सी अराउंड। इनके नेक भी बहुत ही कम लेंथ के थे, लेकिन इट इज बिलीव्ड कि जब पुराना समय था, 1000-2000 साल पहले, तब जिराफ के लिए ग्राउंड पर वेजिटेशन खत्म हो गई, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स वर फीडिंग अपॉन द ग्रास। तो जिराफ अपना नेक स्ट्रेच करते थे, और नेक स्ट्रेच करके वो टॉल ट्रीज के लीव्स वगैरह खाने की कोशिश करते थे, क्योंकि वो कंटिन्यूसली अपने नेक को स्ट्रेच करते थे। तो एनवायरनमेंट उन्हें सपोर्ट करता था और उनकी नेक की इलोंगेशन हो जाती। अब जब वो रिप्रोड्यूस करते थे तो उनकी जो ऑफस्प्रिंग थी उसमें ऑटोमेटिकली इलोंगेटेड नेक आई। फिर उसने और स्ट्रेच किया तो और इलोंगेट हो गई नेक, और इलोंगेट हो गई, एंड ओवर मेनी जनरेशंस अब हम क्या देख रहे हैं कि जिराफ हैज द लॉन्गेस्ट नेक इन ऑल द ऑर्गेनिजम्स। तो ये बताता है कि उन्होंने क्योंकि नेक के मसल्स को कंटिन्यूसली स्ट्रेच किया, इसलिए नेक इतना ज्यादा लॉन्ग हो। सेकेंड एग्जाम्पल इज लिम्बलेस स्नेक्स। ये बिलीव किया जाता है कि स्नेक्स हैड 4 लिम्स जस्ट लाइक ऑल अदर रेप्टाइल्स, लेकिन क्योंकि वो अपने एनिमीज से बचने के लिए स्मॉल स्मॉल होल्स के अंदर अपने आप को हाइड करते थे, जो कि बहुत नैरो पैसेजेस होते थे। नैरो पैसेजेस होते थे तो जब भी उन्हें मूव करना होता था, दे कुड नॉट यूज देयर लिम्स। वो इस तरह से अपने लिम्स को श्रिंक करके क्रॉल करते थे, यानी कि लिम्स का तो वो यूज ही नहीं कर रहे थे, डिसयूज ऑफ लिम्स हो रहा था। डिसयूज ऑफ लिम्स हो रहा था तो धीरे धीरे करके उनके लिम्स ही डेटीरियोरेट कर गए, एंड नाउ दे आर लिम्बलेस रेप्टाइल्स। थर्ड एग्जाम्पल इज पुअर विजन इन केव ड्वेलर्स। जो केव ड्वेलर्स एनिमल्स हैं,
आप जानते होगे दे कैन नॉट सी प्रॉपरली, जैसे बैट्स हो गए या कुछ भी हो गए, ये पुराने पुराने केव्स में रहते हैं। अगर आप इनको लाइट में लेके आ जाओगे दे विल नॉट बी एबल टू सी। तो ये बिलीव किया जाता है क्योंकि केव में यूजुअली लाइट नहीं होती, इसलिए डार्कनेस में उनके फोटो रिसेप्टर्स का कोई सिग्निफिकेंस नहीं था, उनके आईज का कोई सिग्निफिकेंस नहीं था, उनके विजन का कोई सिग्निफिकेंस। इसलिए धीरे धीरे करके इनकी आईज ही डिजेनरेट हो गई एंड दे डू नॉट हैव अ गुड विजन इन लाइट नाउ। फिर फोर्थ एग्जाम्पल इज वेब्ड फीट ऑफ aquatic बर्ड्स। जो बर्ड्स पानी में रहती हैं जैसे डक्स, इनके पास वेब्ड फीट होते हैं, बट इनिशियली दे डिड नॉट हैव वेब्ड फीट। इनिशियली इनके पास नॉर्मल क्लॉज थे जैसे कि बाकी बर्ड्स के होते हैं, लेकिन जब इन्हें स्विम करना था तो ये अपने फिंगर्स को यूं स्ट्रेच करते थे, और ये जो स्किन फोल्ड है, ये स्किन फोल्ड इस तरह से यहाँ पे स्ट्रेच होता था जिससे कि ये पानी के ऊपर अपने आप को फ्लोट करवा पाए। तो धीरे धीरे करके ये स्किन स्ट्रेच होती चली गई एंड इट डेवलप्ड वेब्स विद इन द फीट्स। फिफ्थ इज फ्लाइटलेस बर्ड्स। अब बर्ड्स हैं तो भाई हम ये कंसिडर ही करते हैं कि विंग्स होंगे इनके पास, लेकिन ऑस्ट्रिच हो गया, पेंगुइन हो गया, दे आर फ्लाइटलेस बर्ड्स, और इनके लिए हम कहते हैं दे डू नॉट हैव फ्लाइट मसल्स एज यू स्टडीड इन एनिमल किंगडम चैप्टर। तो फ्लाइट मसल्स क्यों नहीं है इनके? क्योंकि एक्चुअली दीज वर लार्ज इन साइज, प्लस इनके पास जो भी इनके खाने के सोर्सेस थे दे वो इजीली अवेलेबल ऑन द ग्राउंड। इस वजह से इन्हें हवा में उड़ने की ज़रूरत ही नहीं लगी। जब हवा में ये उड़ ही नहीं रहे हैं तो फिर इनके फ्लाइट मसल्स का कोई सिग्निफिकेंस नहीं था, डिसयूज हो रहा था फ्लाइट मसल्स का। क्योंकि डिसयूज हो रहा था फ्लाइट मसल्स का, इसलिए धीरे धीरे इनके फ्लाइट मसल्स डीजेनरेट हो गए एंड नाउ दे बिकम फ्लाइटलेस बर्ड्स। तो ये 5 एविडेंसेस हैं जो कि सपोर्ट करते हैं लमार्क की थ्योरी को। एंड रिमेंबर दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स लमार्क्स थ्योरी या विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एविडेंस टू सपोर्ट लमार्क्स थ्योरी। तो उसमें यू नीड टू अंडरस्टैंड एवोल्यूशन ऑफ जिराफ, limbless snakes, poor vision, webbed feet, flightless birds. These are all examples of Lamarck's theory. In fact, you can say vestigial organs, जो concept है, that with the organs that are reducing and non-functional in size and are non-functional are called vestigial organs. ये भी explain करते हैं हमारे लमार्क की थ्योरी को। अब कुछ एविडेंसेस हैं जो इस लमार्क की थ्योरी को बिल्कुल अपोज करते हैं। इसमें से सबसे स्ट्रॉन्गली जो अपोज करता है कंसेप्ट दैट इज थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म विच वाज गिवन बाय द साइंटिस्ट ए वाइजमैन। अब ये थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर है टू रिजेक्ट द लमार्क्स थ्योरी। ए वाइजमैन ने एक बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने क्या किया, कुछ माइस लिए और उनके टेल्स को कट किए और फिर उन्हें रिप्रोड्यूस करने दिया, बट जो जनरेशन जो ऑफस्प्रिंग आई उसके पास नॉर्मल टेल थी। तो यानी कि उस जनरेशन ने अक्वायर्ड कैरेक्टर जो कि टेललेस था पेरेंट, उसको इनहेरिट नहीं किया। फिर से उसने ए वाइजमैन ने सेकेंड जनरेशन की भी टेल कट की। ऐसे करके कंटिन्यूसली 30 जनरेशन्स के लिए ही कट द टेल ऑफ द माइस। लेकिन हर बार जो नई जनरेशन आती थी दे हैड नॉर्मल टेल। इसका मतलब कि अक्वायर्ड कैरेक्टर जो था पेरेंट का ड्यूरिंग द लाइफ टाइम कि बिना टेल के होना, दैट वाज नॉट बीइंग इनहेरिटेड बाय द ऑफस्प्रिंग। और इसलिए इन्होंने इस लमार्क थ्योरी को बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया, दैट इन द अक्वायर्ड कैरेक्टर्स ड्यूरिंग द लाइफ टाइम आर नॉट इनहेरिटेड। फिर सेकेंड जो एविडेंस है अगेंस्ट दिस इज स्ट्रॉन्ग मसल्स ऑफ एथलीट्स नॉट इनहेरिटेड। आप भी जानते हो जो जिम ट्रेनर्स हैं, एथलीट्स हैं, दे कंटिन्यूसली ट्रेन देयर बॉडी और उसमें दे डेवलप मसल्स जो कि एक अक्वायर्ड कैरेक्टर है। लेकिन जब वो रिप्रोड्यूस करते हैं तो उनके ऑफस्प्रिंग के पास पैदा होते ही मसल्स नहीं बने। सो दिस इज अगेन डिसअप्रूविंग द इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर थ्योरी। थर्ड इज होल्स अपॉन पिन्ना एंड नोज इन इंडियन वेमेन आर नॉट इनहेरिटेड। हमारे इंडियन women में ये ट्रेडिशन है दैट दे जनरली हैव होल्स ड्रिल्ड इन द ईयर या फिर नोज पिन पहनने के लिए अपॉन द नोज, लेकिन जब उनकी ऑफस्प्रिंग्स होती है दे डू नॉट हैव दोज होल्स। तो फिर से अक्वायर्ड कैरेक्टर इनहेरिट नहीं हो रहे। तो ये 3 जो एग्जाम्पल्स हैं ये बताते हैं कि लमार्क्स थ्योरी हैज बीन डिसअप्रूव्ड। अब
ये जो कंसेप्ट है इसको हम कहते हैं लमार्किज्म, लेकिन फिर इनका ही मॉडिफाइड वर्जन आया जिसको हम कहते हैं नियो लमार्किज्म। दिस वाज अ मॉडिफाइड लमार्क्स कंसेप्ट जो कि मॉडर्न एवोल्यूशन थ्योरी का पार्ट है। लमार्किज्म जो कि हम बोल रहे हैं कि इट वाज बिलीविंग अपॉन थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ acquired कैरेक्टर, या फिर इट वाज डीलिंग विद यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन थ्योरी, या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ डिजायर्स। लेकिन इन तीनों ही पोस्टुलेट्स का नियो लमार्किज्म में कोई सिग्निफिकेंस नहीं था। नो सिग्निफिकेंस ऑफ दीज कंसेप्ट्स। नियो लमार्किज्म एक मॉडिफाइड कंसेप्ट है जो कि ये बिलीव करता है कि ठीक है, कुछ अक्वायर्ड कैरेक्टर्स इनहेरिट होते हैं, लेकिन सिर्फ वही अक्वायर्ड कैरेक्टर्स इनहेरिट होते हैं जो कि जर्म सेल्स तक ट्रांसफर हो गए। अगर कोई अक्वायर्ड कैरेक्टर है जो सिर्फ सोमैटिक सेल्स तक इनहेरिटेड है, सोमैटिक सेल्स, देन इट विल नॉट बी ट्रांसफर टू द ऑफस्प्रिंग। मतलब एक सिंपल चीज, अगर किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कोई चेंजेस आ रहे हैं और सपोज वो चेंजेस केवल सोमैटिक सेल्स तक रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक, गैमीट्स तक नहीं पहुंच रहे, वो सिर्फ सोमैटिक सेल, जैसे मसल, मसल इज अ सोमैटिक सेल, सिर्फ वहीं पर रिस्ट्रिक्टेड है, तो फिर ऐसा कैरेक्टर उसके ऑफस्प्रिंग में इनहेरिट नहीं हो। लेकिन अगर कोई चेंजेस ऐसे आए जैसे कि म्यूटेशंस जो कि गैमीट्स को भी इन्फ्लुएंस कर देते हैं, तो फिर वो कैरेक्टर इनहेरिट हो जाए। तो दैट इज नियो लमार्किज्म वे ऑफ एक्सप्लेनिंग द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। अंडरस्टूड? अब अगर आपको कोई भी डाउट है इस टॉपिक में, यू कैन easily रीच आउट टू मी। द WhatsApp number has been given to you, has been shared to you, and so you can easily reach out to me. Thank you.